दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे यूनिवर्स के सबसे अजीब और मोस्ट फैसिनेटिंग जगह ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल जितना फैसिनेटिंग है उतना ही एक Q&A से भरा हुआ है। जैसे कि ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है, या पता कैसे चला कि कोई ब्लैक होल नाम की जगह हमारे ब्रह्मांड में कहीं पर एग्जिस्ट भी करती है, और ऐसा क्या खास है इस ब्लैक होल में कि इस पे एक ब्लॉकबस्टर मूवी भी बन चुकी है। अगर ब्लैक होल में से एक चम्मच ब्लैक होल हम पृथ्वी पे ले आए कैसे भी करके, आई मीन हाइपोथेटिकली, तो उसका वेट कितना हो जाएगा। क्यों आज तक ये मोस्ट मिस्टीरियस टॉपिक बना हुआ है। आपको बता दें कि ये सिर्फ मिस्टीरियस ही नहीं बल्कि मोस्ट मिस्टीरियस जगह है जहाँ से इंसान तो क्या रोशनी भी वापस नहीं लौटती। अब ऐसा क्यों है ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। सो लेट्स एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस टॉपिक एंड मॉन्स्टर्स प्लेस ऑफ यूनिवर्स, द ब्लैक होल, जो एक समय के बाद एक खतरा बनने वाला है हमारे पृथ्वी के लिए भी। बट कैसे, वो जानने के लिए हमें पहले शुरू से इसकी कहानी शुरू करनी होगी और जानना होगा कि एक्चुअली ब्लैक होल्स होते क्या हैं और ये यूनिवर्स में बनते कैसे हैं। जी हाँ, मैंने बनते कैसे हैं कहा। एक्चुअली हमारे यूनिवर्स में सिर्फ एक ब्लैक होल नहीं है बल्कि मिलियंस ऑफ ब्लैक होल हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये ब्लैक होल लाइट तक को अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने अंदर खींच लेती है। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो किसी भी चीज की डेंसिटी अगर ज्यादा हो तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स आई मीन गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा होगी। ठीक वैसे ही ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा होने के कारण उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी एबनॉर्मली बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है। आपको बता दे कि लाइट सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड में ट्रेवल करती है एंड उसके बावजूद ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल फोर्स से बच नहीं पाती। तो हम बाकी चीजों से क्या ही उम्मीद करें। चलिए जानते हैं कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं। एक्चुअली ब्लैक होल इज अ मिसलीडिंग वर्ड। लोगों को ये नाम ब्लैक होल सुन के लगता है मानो यूनिवर्स में कोई होल टाइप्स होगा, एक अननोन ब्लैक होल। बट हम आपको बता दें कि ये एक मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली ब्लैक होल कोई होल नहीं है, ये मरे हुए तारे का एक कंप्रेस्ड फॉर्म है। जी हाँ, कंप्रेस्ड फॉर्म। अब सवाल आता है कि कैसे कोई सा तारा मर सकता है एंड ये कितना कंप्रेस होता होगा कि इसके ग्रेविटेशनल फोर्स से ये लाइट तक को अपने अंदर खींच लेती है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये जीते कैसे हैं, आई मीन इनकी लाइफ एग्जिस्टेंस कैसे होती है। एक्चुअली स्टार्स के बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं और इन रिएक्शंस की वजह से हीट और लाइट प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये बाहर की तरफ एक फोर्स डालती है और ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर की ओर फोर्स डालती है, और इन्हीं दोनों फोर्स के बैलेंस की वजह से स्टार्स जिंदा रहते हैं। और ये रिएक्शन जो हो रहा है ये किसी फ्यूल के कारण लाइक हाइड्रोजन या हीलियम की वजह से हो रहा होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूल, कोई सा भी फ्यूल हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, एक समय के बाद ये फ्यूल खत्म हो जाएगा और खत्म होने के बाद जो बाहर की तरफ जाने वाला फोर्स है वो रहेगा नहीं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अंदर की ओर फोर्स आ रही है उस फोर्स के कारण वो स्टार अपने ही अंदर कोलैप्स कर जाएगा। और वो अपने में ही इतना ज्यादा कोलैप्स होगा कि एक समय के बाद वो अपने एक्चुअल साइज से बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस्ड हो जाएगा, और वो भी थोड़ा कॉम्प्रेस्ड नहीं, इतना ज्यादा कॉम्प्रेस कि मानो एक पृथ्वी को कॉम्प्रेस करके मटर के दाने जितना बड़ा कर दिया हो, और या फिर एक हिमालय को एक कंकड़ जितना बड़ा। और इतना ज्यादा कॉम्प्रेस होने के कारण ही उसकी डेंसिटी हाई हो जाती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ जाता है, जिसके कारण वो अपने इवेंट होराइजन के कांटेक्ट में आने वाले लाइट हो या फिर कोई सा भी प्लेनेट या कोई सा भी ऑब्जेक्ट तक को अपने अंदर खींच लेती है। चलिए समझते हैं एक्चुअल में ये इवेंट होराइजन क्या है। इवेंट होराइजन ब्लैक होल का वो स्टार्टिंग पॉइंट या बॉर्डर है कह लीजिए, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अपने एक मैक्सिमम हाईएस्ट पीक पर होती है, जहाँ से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती। तो इंसानों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब सवाल आता है कि क्या हर स्टार इंक्लूडिंग आवर सन की भी एक दिन डेथ हो जाएगी? क्या एक समय के बाद हमारा सन भी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हर स्टार के डेथ का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हमारे सन की बात कर लेते हैं। हमारे सन को खत्म होने में अभी 10 बिलियन ईयर्स हैं, पर क्या हमारा सन भी खत्म होने के बाद एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएगा? अच्छा, आपको मैं एक और बात बता दूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर स्टार अपने डेथ के बाद ब्लैक होल में ही कन्वर्ट हो, क्योंकि स्टार के डेथ के बाद आगे क्या होगा ये डिपेंड करता है उस स्टार के मास पर। देखिए स्क्रीन पे जो चार्ट शो हो रहा है वो चार्ट है एक स्टार के लाइफ साइकिल का, जो आपके सारे डाउट्स को
को क्लियर कर देगी। अगर स्टार एक एवरेज साइज का स्टार है तो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाता है एंड अपने नेक्स्ट स्टेज में अपने आप को प्लैनेटरी नेबुला में कन्वर्ट कर लेता है और लास्टली एट द एंड ऑफ द साइकिल वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर वो एक मैसिव साइज बड़ा स्टार है सो वो फ्यूल खत्म होने के बाद ठंडा होके एक सुपर रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके एक एक्सप्लोजन के बाद सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है और फिर लास्टली एक छोटा सा कोर बचता है और अगर वो जो बचा हुआ कोर है अगर वो कुछ ज्यादा ही छोटा है तो न्यूट्रॉन स्टार्स कहलाता है और अगर वो कोर थोड़ा बड़ा रह जाता है तो उसे ही हम ब्लैक होल कहते हैं। नाउ बैक टू आवर सन कि क्या हमारा सन एक ब्लैक होल बनेगा, जिसका आंसर है नहीं, जो कि प्रूव किया गया था इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर द्वारा। उन्होंने इस बात को प्रूव करने के लिए एक चंद्रशेखर लिमिट निकाली। उन्होंने कहा कि व्हाइट ड्वार्फ का मैक्सिमम मास हो सकता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ आवर सन एंड हमारा सन इस लिमिट से नीचे है, हेंस हमारा सन जो हमारा सूर्य है वो कभी भी ब्लैक होल नहीं बन पाएगा। दोस्तों हम आपको ये बता दें कि आज तक कोई भी ब्लैक होल के पास जा ही नहीं पाया है, क्योंकि अगर गलती से भी कोई भी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के एज के कांटेक्ट में भी आया सो इट्स डैम पॉसिबल कि वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। जस्ट बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि ड्यू टू हाई डेंसिटी उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण लाइट भी उस फोर्स से बच नहीं पाता। दोस्तों आपको सबसे ज्यादा हैरानी ये सुनकर होगी कि मान लो अगर हाइपोथेटिकली ही सही पर अगर कैसे भी करके 1 टेबल स्पून ब्लैक होल का पृथ्वी पे लाया जाए तो उस एक चम्मच ब्लैक होल का वेट 500 हाथियों से भी ज्यादा होगा, विच इज अनइमेजिनेबल। अब सवाल आता है कि जब कोई वहां जा ही नहीं पाया है सो इस पे रिसर्च कर रहे लोगों को इतना सब कैसे पता चला। सो दोस्तों हम आज ब्लैक होल के बारे में इतना कुछ जान पाए हैं तो वो सिर्फ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। जी हाँ, आइंस्टाइन की दी हुई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसी थ्योरी के वजह से ही बाद में ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई। कार्ल श्वार्ज़शिल्ड, जॉनेस ड्रोस्टे, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने उनकी कई इक्वेशंस को सॉल्व करके थ्योरेटिकली ये प्रूफ कर पाए कि एक्चुअली ब्लैक होल एग्जिस्ट। 1960 तक सभी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने ये मान लिया था कि थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकली भी वे ब्लैक होल को देख पाएंगे। ब्लैक होल पे बनी थी फिल्म। 2014 में ऐसे ही यूनिवर्स एंड स्पेस के अनसुलझे जगहों और चीजों लाइक एलियन प्लैनेट, ब्लैक होल, वर्म होल पे बेस्ड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी रिलीज हुई थी जिसका नाम था इंटरस्टेलर, जो कि डायरेक्ट किया गया था मिस्टर क्रिस्टोफर नॉलन द्वारा। इस फिल्म में ब्लैक होल्स, एलियन प्लैनेट, वर्म होल्स जैसे चीजों को बड़े ही अच्छे और साइंटिफिक वे में दिखाया गया है। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में ब्लैक होल को बड़े ही करीब से दिखाया गया है। इनफैक्ट इस फिल्म का क्लाइमेक्स तो कुछ ज्यादा ही डरावना है। एक्चुअली इस फिल्म के क्लाइमेक्स में जो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर है कूपर, वो ब्लैक होल में गिर जाता है और गेस व्हाट, और वो पहुंच जाता है 5 डायमेंशनल दुनिया में, जो कि फुल्ली इमेजिनेबल एंड स्पेकुलेशन बेस्ड मूवी है। इस फिल्म को बनाने के लिए एक नोबेल विनिंग फिजिसिस्ट को हायर किया गया था ताकि सारी चीजों को साइंटिफिकली एक्यूरेट रखा जा सके। पर ब्लैक होल के अंदर क्या होगा इसे इन रियल कोई पता नहीं लगा पाया है। पर ब्लैक होल के अंदर क्या होगा इसे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब करने की कोशिश करती है। इस थ्योरी ने ब्लैक होल के एकदम सेंटर में जो जगह है उसे सिंगुलैरिटी का नाम दिया है। एग्जैक्टली इस जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स ब्लैक होल के बाकी पार्ट्स के कंपैरिजन में इतना ज्यादा होता है कि इस जगह पे टाइम सबसे ज्यादा स्लो रहती है, और एक कांस्टेंट स्लो नहीं बल्कि इनफाइनाइटली स्लो होते चले जाती है। और आपको बता दे कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये बताती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी लाइट, एनर्जी एंड टाइम अफेक्ट होती है। जितना ज्यादा हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा टाइम स्लो होगा। हम इंसानों ने आज तक ये नहीं पता लगा पाया है कि इसके अंदर क्या होगा। सभी बातें जितनी भी हमें पता है सब थ्योरी बेस्ड बातें हैं जो कि सिर्फ अनुमान लगाया जाता रहा है। अगर हमारे पास एक्चुअल में कुछ है तो वो ये ब्लैक होल की रियल पिक जो कि नासा द्वारा ली गई थी। तो ये थे दोस्तों ब्लैक होल से जुड़े कुछ फैक्ट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही रोचक तथ्यों से जुड़े वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।